स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस करेंगे। तो लाइंस एंड एंगल्स में जो बेसिक टर्म्स हैं, पहले हम उन बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात आती है लाइंस की। देखो लाइन क्या होती है। लाइन, तो देखो लाइन वर्ड से आप अपने आप समझ जाते हो कि मतलब इस तरह से जो होता है इसको आप क्या बोलते हो, लाइन बोलते हो। लेकिन अब इसको हम कैसे बोलेंगे, क्या है लाइन। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। यहाँ पे देखोगे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट है ना। तो हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड लाइन। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मान लो आपके पास कोई पेपर हो, मान लो कैसे पेपर आपके पास है। अब आपने इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया। पेपर को ऐसे फोल्ड करने के बाद देखो यहाँ पे एक क्रीज बन गई, ठीक है। जो आपकी एक क्रीज बनी, ये क्रीज है क्या, जो क्रीज बन रही है आपकी, ये क्रीज क्या कर रही है, एक लाइन का फॉर्मेशन, मतलब लाइन के सेगमेंट का फॉर्मेशन कर रही है। तो इस तरह से जो है लाइन क्या है कि एक स्ट्रेट पाथ है जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, मतलब कि एक ऐसा स्ट्रेट पाथ सीधा सीधा है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, लाइन बोलते हो, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट की। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, है ना। तो लाइन सेगमेंट मतलब कि पार्ट ऑफ लाइन, है ना। जैसे मान लो कि अगर ये लाइन है, अब लाइन होता क्या कि लाइन बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लाइन के पास लेंथ होती है लेकिन लाइन के पास कोई विड्थ नहीं होती है, ठीक है, और इसका कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ सेगमेंट की बात करेंगे तो इस लाइन का कोई एक पार्ट, मान लो ये छोटा सा पार्ट है ना, अगर इस पार्ट ए बी की बात करें तो अब ये क्या है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है ना, हमारी लाइन का पार्ट है ना। तो कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट। इसके पास क्या होगा, टू एंड पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट है। यानी यूँ कह सकते हो कि ये क्या हमारा एक लाइन सेगमेंट है जिसके पास दो एंड पॉइंट है, ठीक है। आगे देखो रे। रे क्या होता है। अब देखो रे भी एक तरह से लाइन का ही एक पार्ट है, यानी कह सकते हो रे इज अ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट। देखो इसके पास एक एंड पॉइंट है, यानी एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा, एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा, यानी एक एंड पॉइंट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ये क्या करेगी, जैसे रे वर्ड से ही समझो आप कि जैसे क्या रे, लाइट रे नहीं होती है, लाइट रे। तो वहाँ से क्या होता है कि लाइट रे एक जगह से ओरिजिनेट होके इनफाइनाइट की तरफ जाती है। तो यहाँ पे ऐसे रे भी है कि इसका एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा, एक क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी एक एंड पॉइंट होगा, और दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, ये आगे बढ़ती ही जाएगी। आगे देखिए कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री आर मोर पॉइंट्स। देखो मान लो एक कोई पॉइंट्स हैं ऐसे, तो यहाँ पे सभी अगर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, थ्री पॉइंट्स लिए थे, थ्री पॉइंट्स, अब आप और भी पॉइंट्स ले लो, मतलब कि थ्री या उससे अधिक जो पॉइंट्स है, अगर वो एक लाइन पे है तो उनको क्या बोलोगे आप, कोलिनियर बोलोगे। अगर मान लो कि हमारे पास कोई दो पॉइंट ऐसे एक लाइन पे है लेकिन तीसरा यहाँ पे बाहर है इस लाइन से, ये पॉइंट मान लो हम कहें पी क्यू और आर, ठीक है। तो आर अगर हमारी लाइन पे नहीं है, इफ आर डज नॉट लाई ऑन द लाइन देन पी क्यू एंड आर आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। तो देखो अगर हम कह रहे हैं कि थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं है, जैसे यहाँ देखो इस लाइन पे हमने दिखाया सभी पॉइंट क्या उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं तो पॉइंट कोलिनियर है। लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों पॉइंट लाइन पे है लेकिन तीसरा पॉइंट बाहर है, यानी आर लाइन पे नहीं है, तो ऐसे केस पे क्या होगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, तो इनको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो हमने अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात किया, तो पॉइंट्स क्या होता है। देखो एक शार्प डॉट है ना, अ शार्प डॉट मेड बाय क्या है, पेंसिल, पेन। जैसे आप मतलब क्या है, कहीं पे आपने ऐसे रख दिया है पेन, तो जो ये डॉट बना, ये शार्प डॉट ही क्या हमारा है, पॉइंट है। तो अब यहाँ पे हमने कोलिनियर के लिए बोला था कि टू आर मोर पॉइंट्स, तो उससे पहले हम आपको पॉइंट बता देते हैं, है ना, कि पॉइंट्स क्या, शार्प डॉट जैसे जो होगा यही क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है।
अब देखो आगे हम बात करेंगे एंगल की। अब तक हमने लाइंस के बारे में या पॉइंट्स के बारे में बात किया, अब हम एंगल के बारे में बात करेंगे। तो एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट। देखो ओरिजिनेटेड का मतलब कि शुरू हो रही हो, स्टार्ट हो रही है। जैसे एक रे है, दूसरी रे क्या है? ए है, ठीक। इन दोनों का ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है? सेम है। तो कहोगे व्हेन टू रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम एंड पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या होगा? यानी टू रेज जो ओरिजिनेट होंगी सेम पॉइंट से, जो इनके बीच में एक बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे? आप आर्म बोलोगे, जो है एक रे और दूसरी रेज है ना, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं, आर्म। और जहाँ पे ये जो एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है? वर्टेक्स है। देखो हमने एंगल की डेफिनेशन क्या बताया था, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। जैसे हमने कहा कि टू रेज, एक रे थी और एक दूसरी रेज थी, तो दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? एंगल का फॉर्मेशन बनेगा। यानी यही चीज आपका क्या है? ये एंगल है, ठीक है। एंगल है, ये आर्म है, ये दूसरी आर्म है, और ये क्या हमारा? वर्टेक्स है। तो इस तरह से क्या बनेगा? आपके पास एंगल बन जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। देखो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? जैसे मान लो ऐसा एंगल जो इस तरह से बन रहा हो, यानी ऐसा एंगल जिस, अगर मान लो आपने एंगल इसको मान लिया थीटा, है ना, तो ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या है? 0 से बड़ी हो और 90 डिग्री से लेस हो। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से लेस एंगल हो, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जिसकी मेजरमेंट क्या हो? 0 से 90 के बीच में, और एंगल बनेगा जो ऐसे बनेगा, इस फॉर्म में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राइट एंगल की, ठीक है। राइट एंगल, देखो राइट एंगल क्या होता है? जो एंगल कुछ ऐसे बने, ठीक है, ऐसे जो एंगल बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। यानी जो एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी हो? 90 डिग्री हो। ऐसे एंगल जिनकी मेजरमेंट क्या हो? 90 डिग्री, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। आगे देखो ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एंगल विच मेजर्स क्या है? मोर देन 90 एंड लेस देन 180। अब देखो मोर देन 90, तो यहाँ पे क्या है? 90 से लेस है, ये हो गया 90, तो मोर देन 90 के केस में एंगल क्या? कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो इससे तो बड़ा एंगल है, इसकी मेजरमेंट क्या है? मोर देन 90 है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको थीटा मानते हो, तो इसकी मेजरमेंट क्या? 90 से बड़ी है ना, और लेस देन 180। एंड नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? स्ट्रेट एंगल, ठीक। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसकी मेजरमेंट क्या हो? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो मान लो अगर हम यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, तो ये जो एंगल हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। यानी आपके पास जो बताया हमने, एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में, एंड स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। नेक्स्ट देखो रिफ्लेक्स एंगल। अब ऐसा कोई एंगल जो क्या हो? 80 से 180 से मोर हो। अब 180 से मोर के लिए आप देख सकते हो कि जैसे मान लो अगर आपने कोई एंगल लिया, अब एंगल ए है, तो ये अगर आप अंदर से लोगे तो लेस देन क्या जाएगा? लेस देन 90 है। लेकिन अगर आप इसको बाहर से देखो ऐसे, तो ऐसे केस में बाहरी मेजरमेंट, अब टोटल आप देखो किसी भी पॉइंट के अराउंड जब भी बात करते हो, तो मान लो अगर आपने लिया ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अराउंड बनता है टोटल कितना? 360 डिग्री का एंगल, ठीक। तो अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एंगल क्या आ जाएगा? कि मतलब 180 से मोर आ जाएगा। तो ऐसे केस में जो एंगल बनेगा हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। यानी अगर आप इसको टी मानो इसको, तो कह रहे हो कि ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ऐसे केस में एंगल क्या बन जाएगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, मान लो आपने ऐसे एंगल बना दिया, अब ये एंगल हमारा है, ठीक, तो आपके पास ये आपका वर्टेक्स है, ये क्या है? ये मेजरमेंट अगर देखा जाए, तो ये अगर आप पूरा ये सीधी सीधी लाइन होती तो 180 होता, तो ऐसे क्या हो गया? मोर देन 180 हो गया। तो ये एंगल हमारा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है।
यानी एंगल हुज मेजरमेंट इज कितना है मोर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और जिसका मेजरमेंट क्या है पूरा 360 होता है उसको हम क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे जो है वन जैसे पॉइंट के अराउंड आपने दिखाया तो पूरा पूरा है क्या कंप्लीट एंगल हो गया, यानी 360 मेजरमेंट रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट देखो complementary angles, two angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। अगर आपके पास मान लो कि कोई एक एंगल है मान लो A, ठीक है, और दूसरा एंगल क्या B, if sum of A and B is 90 डिग्री then A and B are said to be complementary angles and angle A and B are said to be complement of each other, said to be complement ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कंप्लीमेंट बोले जाएंगे। ठीक है, मतलब दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो ऐसे एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं कंप्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट। जैसे हमने ए और बी के बारे में लिखा तो दोनों का सम 90 था, है ना, तो कंप्लीमेंट्री एंगल हो गए। और ए जो है बी का कंप्लीमेंट है, बी क्या है ए का कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स, two angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree। if A and B are two angles and their sum is 180 degree, अगर आपके पास कोई A और B दो एंगल्स हैं और दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये A और B क्या है A and B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड क्या है A and B आर कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट ईच अदर। अब देखो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सप्लीमेंट क्या होता है, तो जैसे कहने का मतलब अगर आपके पास एंगल ए आपने मान लिया कि 50 डिग्री है तो एंगल बी क्या होगा, है ना, तो एंगल बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 180 माइनस 50, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 माइनस 50। ठीक है, तो अब आपके पास जो ए बी की वैल्यू आ गई, देखो दोनों का सम कितना आ गया, जो है दोनों का सम 180 आएगा। यानी ये एंगल्स एक दूसरे को मिलके इस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे के सप्लीमेंट बन रहे हैं कि दोनों का सम क्या जा रहा है 180 आ रहा है। ऐसे सिमिलर वे में कंप्लीमेंट भी होता है ना। आगे देखो एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट ऑफ ईच अदर, या फिर बोल सकते हो एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन आर्म, उन दोनों के पास एक कॉमन आर्म हो एंड कॉमन वर्टेक्स, और क्या है कॉमन वर्टेक्स हो एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, यानी जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड में हो कॉमन आर्म के। अब देखो डेफिनेशन से तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम बताते हैं आपको। देखो मान लो कि आपके पास कोई एक एंगल है, ठीक, मान लो कि ये एंगल कोई हमारे पास है, ये मान लो एंगल 1, कोई दूसरा एंगल यहीं पे आप ऐसे बना दो, है ना, ये एंगल क्या है इधर, ये एंगल 2। अब देखो इन दोनों एंगल्स में है क्या, इन दोनों का वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स दोनों का क्या कॉमन है और एक आर्म कॉमन है। अगर आप यहाँ पे लेते हो एंगल 2 देखना चाहोगे तो अगर आप मान लेते हो कि इसको क्या A, मान लो इसको OB, ठीक है, तो आप एंगल देखोगे तो AOB बोलोगे, और इसको मान लो कि C है। अगर आप एंगल 1 लिखोगे तो एंगल 1 हमारे पास क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल AOB, ठीक। अगर आप यहाँ पे एंगल 2 देखते हो तो एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हो, एंगल COB। अब देखो यहाँ OB आर्म क्या है, दोनों में कॉमन आ रही है, तो वही चीज़ बताया गया कि यहाँ पे आर्म्स क्या होना चाहिए, 1 आर्म कॉमन होना चाहिए और वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो कह रहा है कि यहाँ एंगल एडजेसेंट होंगे इफ़ दे हैव ए कॉमन आर्म, उनके पास एक कॉमन आर्म हो, जैसा कि यहाँ पे कॉमन आर्म क्या OB है, और वर्टेक्स O जैसे यहाँ पे लिया गया वर्टेक्स भी कॉमन हो। और कह रहे हैं नॉन कॉमन आर्म्स, जैसे यहाँ देखो OA और OC दोनों नॉन कॉमन आर्म है। अब ये आपके आर्म जो कॉमन आर्म है उसके दो डिफरेंट साइड में, यानी एक इधर है तो दूसरा इधर होना चाहिए। ऐसे केस में एंगल क्या बनता है हमारा, जो है एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक है। आगे देखो लीनियर पेयर एंगल। अब जैसे लीनियर पेयर एंगल क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स, मान लो कि कोई एक एंगल A है
और दूसरा कोई एंगल मान लो इधर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक एंगल क्या है, ए बी और सी मान लो, ठीक है। एक कोई एंगल हमारे पास ए बी सी है और दूसरा एंगल कोई डी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक क्या हो गया, वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स बी आ गया और इनकी एक कॉमन आर्म क्या आ गई, बी सी आ गई, ठीक है। तो यहाँ जो नॉन कॉमन आर्म है हमारे पास ए बी और बी डी, अगर दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाए, है ना, तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। यानी बोलोगे इफ टू नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन एंगल्स आर कॉल्ड क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। इसको हम बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, यानी एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन पे हो जाए, एक ही लाइन पे आ जाए, तो ऐसे केस में एंगल हमारा लीनियर पेयर एंगल होता है। आगे देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो कि लाइन हमारे पास क्या, एक ए बी है, ठीक है, लाइन ए बी, और दूसरी लाइन हमारे पास क्या, मान लो कि सी डी है। अब ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। अब किसी पॉइंट पे मान लो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स है, ये वाला एंगल इसके, है ना, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पे ए वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल क्या है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यही क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। एक लाइन को ये हो गई, दूसरी लाइन को ये हो गई। अब क्या कर रही है, ये दोनों किसी एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही, कट कर रही है, तो ये लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। नेक्स्ट देखो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या होता है, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक लाइन ये है और क्या है, ये दूसरी लाइन है। अब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस ना तो अभी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ना आप किसी डायरेक्शन में बढ़ाओ, इधर चाहे दोनों को बढ़ाओ चाहे उधर किसी डायरेक्शन में बढ़ाओ, ये दोनों क्या करेंगी, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये लाइंस क्या हो गई, हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। मतलब कि ऐसी लाइंस जिनको आप बोथ डायरेक्शन में बढ़ाओ और क्या हो, इंटरसेक्ट ना करे, ऐसे केस में लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। अगर आपके पास मान लो कोई ऐसे दिया गया कि एक लाइन है और दूसरी लाइन कहीं ऐसे, अभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर आप इसको आगे कहीं बढ़ाओगे, इधर देखो ये लाइन जो हमारी है, इसको अगर हम आगे कहीं बढ़ाएं और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएं तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, है ना। तो ऐसी केस में लाइन पैरेलल नहीं होती है। जैसे यहाँ पे पहले क्या थी, इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही थी, यहाँ तक थी, लेकिन हमने आगे बढ़ाया तो इंटरसेक्ट कर ली। तो ऐसे केस में लाइन पैरेलल नहीं होती है। बस जब ऐसी लाइन जो क्या हो, इंटरसेक्ट ना कर रही हो, अगर आप उसको बढ़ाते भी हो वो डायरेक्शन में तो भी वो इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसी केस में लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। देखो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब एक एग्जाम है ना, तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, इफ है रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मतलब कि आपके पास कोई लाइन है, अब इस पर कोई एक रे ऐसे पड़ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ ऐसी केस में बोलते हैं कि रे क्या कर रही है, ये जो रे है इस लाइन पे स्टैंड कर रही है, ठीक। तो कह रहा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, एक ये और ये दूसरा एंगल है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो देखो एक्सियम है तो इसका प्रूफ हम नहीं देंगे, है ना। बस यहाँ देखो आपको समझना है कि इन दोनों का सम, यानी आप इसको एंगल 1 मानते हो, एंगल 2 मानोगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। और ये एंगल्स हैं क्या, अभी हमने आपको बताया था कि ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल होते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल होते हैं। यानी ऐसे बोल सकते हो कि टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180 डिग्री। टू एंगल्स अगर लीनियर पेयर होते हैं अगर उनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो। नेक्स्ट एग्जाम, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म है लाइन। तब उनकी नॉन कॉमन आर्म्स क्या करेंगे, एक लाइन फॉर्म करेंगे। जैसे मान लो कि आपने एक एंगल ही ले लिया, ठीक है, इस एंगल का कुछ भी मेजरमेंट मान लो कि कुछ है, ठीक है, आपने दूसरा कोई एंगल क्या कर दिया, आपने एंगल ए ले लिया, ठीक है। तो
अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल लेना है, तो मान लो दूसरा एंगल आपने ये ले लिया बी। अब और ए और बी दोनों का सम अगर क्या है, ए प्लस बी अगर 180 आता है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये लाइन का फॉर्मेशन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर ए और बी का सम 180 नहीं आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन 180 या लेस देन 180 है, तो ये जो लाइन है ये नॉन कॉमन आर्म्स है, क्या लाइन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये लाइन का फॉर्मेशन तभी करेंगे जब दोनों एंगल्स का सम आपके पास क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। ऐसे केस में क्या होगा, लाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो ऐसे आपके पास एडजेसेंट एंगल ए है और कोई दूसरा एडजेसेंट एंगल ए है ना, तो ये देखो दोनों केस में क्या आपके पास दो एंगल्स हैं, लेकिन क्या दोनों का सम 180 आएगा, नहीं। इसका मान लो कि कुछ एंगल है और ये एंगल 2 है, तो जब दोनों का सम करोगे तो ग्रेटर देन 180 आएगा। तो ऐसे केस में क्या है, यहाँ पे जो नॉन कॉमन आर्म है, अब कॉमन आर्म तो आपकी यही हो गई, तो नॉन कॉमन आर्म में हो गई, तो क्या दोनों लाइन बना रही, नहीं बना रही है, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रही हैं। तो यहाँ पे देखो जब दोनों को मिलके 180 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, नॉन कॉमन आर्म्स जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी। थ्योरम देखो, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने आपको अभी बताया क्या होते हैं, ये यहाँ पे देखो, ये मान लो कि दो लाइन्स हैं, एक लाइन हमारे पास ए बी मान लो, दूसरी लाइन क्या है, सी डी है। अब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल आपका ए वाला इसके इक्वल होगा और आपका ए एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो यहाँ गिवन क्या है, गिवन है कि जो है लाइन्स ए बी, लाइन ए बी एंड क्या है, सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक, अब देखो अगर आप देखो मान लो कि आपके पास सी डी एक लाइन है, अगर सी डी लाइन है तो वहाँ पे क्या होगा, उस कंडीशन में ओ ए क्या होगा, उस लाइन पे बोलेंगे कि ओ ए स्टैंड्स ऑन सी डी, है ना। जब ओ ए इस लाइन पे स्टैंड कर रहा है, मतलब कि एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस ओ ए स्टैंड्स ऑन सी डी, है ना, देन क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल क्या है, ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या हमारे पास लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल्स है। अब देखो थोड़ा अगर डाउट होता है कि लीनियर पेयर कैसे हो रहे हैं, तो आप इसको ढक लो ऐसे, देखो अब क्या, अब तो लीनियर पेयर बन जाएंगे। अगर आपने ओ बी को ढक दिया तो क्या बचा आपके पास, बस लीनियर पेयर की केस ही बच रही है, क्योंकि ए ओ सी और बी ओ डी। ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 बना दो। अगर आप मान लो कहते हो कि यहाँ ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी, तो फिर क्या जाएगा, एंड ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी, तो फिर क्या जाएगा, देन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। देखो ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम कितना जाएगा, ये भी 180 डिग्री आएगा। इक्वेशन 2 बना दो। और ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। अब देखो लीनियर पेयर एंगल है तो कैसे लीनियर पेयर होंगे, इस केस में आप क्या करो, इस ओडी को ढक लो। ठीक है, देखो अगर आप इस ओडी को ढक देते हो इधर, तो आप देखो क्या बन जाएगा, ए ओ सी और बी ओ सी, इसको ढकने के बाद ये लीनियर पेयर एंगल बन गए। अब देखो दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास,
AOC और AOD दोनों का सम 180 और यहाँ पे भी 180, मतलब दोनों की राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल क्या है BOC। अब देखो बोथ साइड AOC तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या आपके पास AOD इक्वल टू BOC। आप यहाँ लिख सकते हो या इधर ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट एंगल AOD, यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, ठीक है। AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हो कि एंगल AOC इज इक्वल टू कितना है एंगल BOD। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं।